नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, ये वीडियो मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो एलटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो रहने वाली है। और साथ ही ड्राइंग सब्जेक्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए तो ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें तमाम चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या कहें जितने भी सहायक अध्यापक एलटी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी लंबे टाइम से जो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो बच्चे विशेषकर इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि आप लोगों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने यहाँ पर साझा करूंगा। जब से आज एक लेटर जो सर्कुलेट हुआ है सचिव स्तर से, तो जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो भेजा गया है 5 मार्च 2024 को, तो उस संबंध में बहुत से बच्चों की मेरे पास फोन आया, सर इस पर एक प्रत्यक्ष वीडियो बना दीजिए। जितना मैं समझ पाया हूँ उस आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो रहने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज अनुभाग सचिव उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन को एक पत्र प्रेषित किया गया था, या कहें एक आपके जो जियो उनको प्रेषित किया गया था, जो माध्यमिक अनुभाग नंबर 1 ये जो है, और पत्र संख्या करके अगर बात करूं 678 ये है, और 5 मार्च 2024 को जो इसका जो सब्जेक्ट है, आप सभी ने ये लेटर पढ़ ली होगी, फिर भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा के सुनाता हूँ। सब्जेक्ट है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा के संबंध में। अब जो एलटी की जो भर्ती आयोजित होने जा रही है, उसमें उसकी परीक्षा में किस प्रकार से बदलाव किया है, उस परीक्षा से संबंधित। इससे पूर्व मैंने आप सभी को अपने पूर्व की जो वीडियो के माध्यम से कहा था कि जो एलटी का जो विज्ञापन जो जारी अभी तक क्यों नहीं हो पाया, तो उसके पीछे मैंने आपको जो वजह बताई थी, आज स्पष्ट तौर पे वो सामने आ चुकी है। देखिए, मैंने कहा था कि ड्राइंग सब्जेक्ट ही वो सब्जेक्ट था जिसमें थोड़ा सा देरी हो रही थी, जिस वजह से इसमें संशोधन, या कहें जो उत्तराखंड शिक्षा निम्नावली है 2024 में, उसमें कुछ संशोधन किए जा रहे थे। वो जो संशोधन संपूर्ण एलटी भर्ती में वो बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है थोड़ा इसको समझते हैं, फिर उसके बाद विस्तार से इस वीडियो को हम समझेंगे। जो बच्चों को लगता है कि यहाँ पर मैं कुछ फालतू बातें कर रहा हूँ, तो प्लीज आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप करके कुछ और चीज देख लीजिए। कृपया इस वीडियो में अपना समय व्यर्थ न करें, और ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाली है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लेटर पढ़ के सुनाता हूँ। महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी की सेवारत को व्यक्त करने हेतु प्रज्ञापित उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षण स्नातक श्रेणी सेवा निम्नावली 2014 में यहाँ पर कतई संशोधन किया गया है। समय समय पर आपको अगर पता होगा, जब हम शिक्षा निम्नावली की बात करते हैं तो शिक्षकों के हितों के लिए समय समय पर सरकार उसमें क्या करती है, संशोधन करती है। तो 2014 के बाद जो संशोधन हो रहा है वो आपके 2024 में यहाँ पर संशोधन देखने को मिल रहा है। तो इसमें संशोधन निम्नावली 2024 यहाँ पर पेश की गई है। इस निम्नावली में जो कहा गया है कि इसकी जो निम्नावली क्या कहता है, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के पदों हेतु अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल, साथ ही आपके कुमाऊं मंडल द्वारा आपको प्रेषित किए गए जितने भी, जो कहने का मतलब है चाहे गढ़वाल मंडल से हो या कुमाऊं मंडल से, जो अधियाचन सूचनाएं भेजी थी, इतने पदों पर आप भर्ती निकालने के लिए अधियाचन के क्रम में भर्ती की कार्रवाई प्रारंभ करने के साथ साथ सहायक अध्यापक एलटी कला के पदों जो सहायक अध्यापक एलटी के जो पद जो 2020 में जो आई थी, तो जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा अगर मैं कहूँ 2022 में 15/5/2022 द्वारा भर्ती को क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद जो कि वर्तमान भर्ती प्रतिक्रिया में इसको शामिल करने का कष्ट करें। तो ये लेके चले 2020 में ड्राइंग सब्जेक्ट की जो भर्ती हुई थी, उसमें पहले बीएड मांगा था, फिर उसके बाद सरकार द्वारा से हटा के नॉन बीएड कर दिया गया था। तो ये जो प्रकरण था बहुत लंबा खींचा। कहीं ना कहीं उन्हीं बच्चों के साथ के जो टीचर हैं, आज उनकी 2 साल की यहाँ पर सेवाएं हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं
वो जो प्रकरण था उसकी वजह से ये भर्ती प्रक्रिया कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई थी और साथ ही जो पद थे 262 के आसपास जो पद थे, अब ये जो पद हैं नई भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पर सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो ये लेके चलिए कि ड्राइंग सब्जेक्ट में इस बार पदों की जो संख्या होगी काफी अच्छी ये संख्या रहेगी। 300 प्लस ये पद रह सकते हैं, क्योंकि आपके 262 पद वहाँ हैं। आप अगर आप देखोगे यहाँ पर जो 102 के आसपास जो पद हैं यहाँ पर ये पद हैं, और साथ ही आप 25% जो पदों की जो वृद्धि की जो बात की गई थी, तो अगर वो होती हैं तो ये 350 प्लस ये पद जाने वाले हैं। तो ओवरऑल जो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर सरकार ने इस संशोधन को करने के लिए लंबा समय, जैसे कैबिनेट में भी चीजें लाया गया था, प्रस्ताव ला गया, प्रस्ताव लाने के बाद कैबिनेट में जो प्रस्ताव लगे थे उसके बाद संशोधन किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो भर्ती 6 नवंबर के आसपास जो कह रहे थे कि 6 नवंबर के आसपास विज्ञापन जारी हो जाएगा, ये तमाम चीजों पर इतना समय लग गया है। इसमें संशोधन, चाहे पाठ्यक्रम में संशोधन की बात करें या फिर आपकी जो योग्यता में संशोधन की बात करें, वो तमाम चीजों पर गहन अध्ययन के पश्चात ये निर्णय लिया गया है कि जो एलटी ड्राइंग के जो पद है वर्तमान समय में इसमें जोड़े जाएं और भर्ती प्रक्रिया तुरंत ही यहाँ पर प्रारंभ, अति शीघ्र यहाँ पर प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये लेके चलिए, जैसे कि एक हफ्ता या 1.5 हफ्ता आसपास यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आपके आचार संहिता लगने वाली है, उसके पश्चात कोई भी विज्ञापन नहीं है। अगर 1 हफ्ते में अगर आपका विज्ञापन जारी हो जाता है, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यहाँ पर पूरा खाका या कहें जो भी जो उनको शंकाएं थी जिस पद में या पाठ्यक्रम से रिलेटेड भी, योग्यता से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उसको कंप्लीट कर दिया है। तो ये लेके चलिए, आपकी जो वैकेंसीज हैं या आज से कल या 2 दिनों बाद या कहें कभी भी आपका ये विज्ञापन जारी हो सकता है। तो आप अपनी कमर कस लीजिए। तो अब आपको अपनी मेहनत अब आपको बहुत ही अधिक करनी है। पहले जिस प्रकार से एलटी का जो सिलेबस था, उस सिलेबस के आधार पर और वर्तमान सिलेबस में जो संशोधन किया गया है, तो उसमें धरती आसमान का फर्क हो चुका है। तो आपको अब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चा बहुत ज्यादा डीपली पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसी का इस भर्ती प्रक्रिया में उद्धार होने वाला है, अन्यथा तो बिल्कुल भी नहीं होना। जो ये लेके चल रहा है कि मैं आज पढ़ रहा हूँ, कल देख लेंगे यार, कल परसों पढ़ लेंगे, हाँ मैंने ये पढ़ लिया, नहीं, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा। जब तक आप गहन अध्ययन नहीं करोगे, किसी चीज के नोट्स नहीं बना के चलोगे। जब आप मान लीजिए उत्तराखंड की बात करो, तो अगर आपको उत्तराखंड की कोई भी चीज कहीं से भी पूछी जा सकती है तो आपको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर हम कहें इसमें सामान्य विज्ञान भी डाल दिया गया, सामान्य अध्ययन भी डाल दिया गया, तो अगर ये तमाम चीजें, आपकी ज्योग्राफी से भी आ सकता है, पॉलिटिकल साइंस से भी, इकोनॉमिक्स से भी आ सकता है, जो हिस्ट्री से भी आ सकता है, तो कहीं से भी प्रश्नों के आने की संभावनाएं आप बहुत ज्यादा प्रबल हो चुकी है। अगर ऐसा होता है तो वही बच्चा इसमें उत्तीर्ण होगा जो गहन अध्ययन करता है या कहें जो नोट्स बना के चल रहा है, जो बहुत ज्यादा इस परीक्षा के लिए फोकस है। तो ये बात यहां पर की। अब बात करते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में क्या आंशिक संशोधन किए गए हैं। पहले क्या नियम थे, अब क्या नियम कर दिए। देखिए, इससे पूर्व अगर मैं बात करूं ड्राइंग सब्जेक्ट में, जो सिर्फ आपके क्या था, यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, उसके नियमों के बारे में बता दूं। देखिए, कला और संगीत विषय में यहाँ पर क्या किया है, संशोधन किया गया। हमारा जो मेन दोनों सब्जेक्ट को यहाँ पर देखेंगे, संगीत और ड्राइंग दोनों को देखते हैं। देखिए, पहला जो नियम था, पहला नियम क्या था, कला विषय में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए से ड्राइंग एंड पेंटिंग या ड्राइंग डिजाइन या प्राकृतिक कला या पेंटिंग या फाइन आर्ट, पेंटिंग या विजुअल आर्ट विषय में आपकी क्या होना चाहिए, स्नातक ये आपका होना चाहिए। और टिप्पणी दी गई है, उपयुक्त विषय स्नातक के सभी सेमेस्टर में होना अनिवार्य है। देखिए, आपके अगर ड्राइंग सब्जेक्ट है तो आपके बीए सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में सभी में क्या होना चाहिए, आपके जो सेमेस्टर हैं सभी सेमेस्टरों में आपका वो सब्जेक्ट होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला में बीएड की न्यूनतम 4 वर्षीय क्या होनी चाहिए, उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ये तमाम चीजें। अब देखिए, इसमें जो संशोधन किया गया है, देखिए, भारत में विश्वविद्यालय स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपकी ड्राइंग एंड पेंटिंग होनी, फाइन आर्ट में आपने क्या किया जाना, स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है, किसी भी राज्य या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से
बीएड की उपाधि आपके पास निश्चित रूप में होनी चाहिए। यहाँ पर ये दे दिया गया आपका बीएड प्लस आपका स्नातक यहाँ पर होना चाहिए। अथवा में क्या दिया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला में BA.ED की 4 वर्षीय उपलब्धि आपके पास होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। अब ये 4 वर्षीय क्या है, जैसे 12th के बाद जो सीधे जो BA करना चाह रहा है या उसके बाद तुरंत जो 12th से ही लेके 4 वर्षीय जो कोर्स जो नया चला है तो वो वाला यहाँ पर मेंशन कर रहा है। तो जो बच्चा यहाँ पर BA 12th के बाद जो तमाम चीज़ें कर रहा है, BA BEd वो तमाम चीज़ें एक ही सेमेस्टर में पूरे होते हैं, वो जो 4 वर्षीय वो होता है, तो उसके अंतर्गत ये रखा गया 2 वर्ष से आपका BA और 2 वर्ष का आपका BEd वो वाला यहाँ पर ये रखा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं संगीत विषय के अध्यापकों के लिए। भारत में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संगीत वादन या गायन में आपकी स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। दूसरा क्या है, किसी भी राज्य या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से, महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या फिर किसी भी विश्वविद्यालय से आपकी क्या होनी चाहिए, BEd की डिग्री होनी चाहिए। अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपकी स्नातक होनी चाहिए, या स्वर या वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा, या फिर भारतखंड संगीत महाविद्यालय से संगीत की विशारद आपके पास होनी चाहिए, याद रखिएगा। अब इसमें और चीज क्या है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, उत्तराखंड भारतखंड संगीत महाविद्यालय से संगीत में विशारद की उपाधि होनी चाहिए। अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 5 वर्ष का आपका क्या होना, संगीत प्रभाग करके ये होना चाहिए। ये पहला ही था। अब जो इसमें जो चेंज किया गया, भारत में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी भी विषय से संगीत या वादन गायन विषय में आपकी स्नातक होना चाहिए। किसी भी दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी भी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान या महाविद्यालय से LT डिप्लोमा, या भारत में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी भी वहाँ से BEd होनी चाहिए, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से आपकी स्नातक होनी चाहिए। वहीं इलाहाबाद से वो होना चाहिए, सीनियर डिप्लोमा होना चाहिए, एज इट इज जो पहले था वही होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ है, जहाँ पर 5 वर्षीय कहा गया, प्रयाग समिति इलाहाबाद द्वारा 6 वर्षीय संगीत में आपका क्या है, आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें कह दी है। अब देखिए ये तमाम चीजें इसमें जो दी गई हैं। अब यहाँ पर जो आता है सबसे महत्वपूर्ण, जो बच्चे बार बार जो पूछ रहे थे कि सर LT भर्ती के अंदर क्या सिलेबस में क्या चेंज कर दिया गया है, पहले क्या था अब क्या हो गया। पहले क्या था, जैसे आप सभी को पता है कि सीधी भर्ती के लिए जो चयन अंक हुआ करते थे वो आपके बहुविकल्पी प्रकार से ये होते हैं, ऑब्जेक्टिव के 2 प्रकार से ये होते थे। एक तो आपके शैक्षिक अभिवृत्ति या तर्क शक्ति या सामान्य ज्ञान 100 अंक का, और दूसरा जो भाग दिया है उसमें जिस विषय में आपने सहायक अध्यापक बनने के लिए जो आपकी योग्यता, उस विषय में आपका जो विषय की दक्षता में आपके 100 अंक यहाँ पर होने चाहिए। अब जो इस भर्ती में जो आंशिक संशोधन कर दिया गया है तो वो क्या है, आप इसे विशेषकर ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ये कह रहा है, सीधी भर्ती के लिए अंक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी, और साथ ही प्रश्न पत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। देखिए पहले जहां 30 नंबर का जो आपका पेपर होता था, अब वो 30 नंबर का जो पेपर क्या होता है, शिक्षण अभिरुचि CDP जो होती थी, अब वो बढ़ाकर 50 नंबर कर दिया गया है। 100 नंबर का पेपर को 50-50 में इसको विभाजित कर दिया है। देखिए इसमें 50 अंकों की आपकी क्या होगी, शैक्षिक अभिवृत्ति या तर्क शक्ति प्रशिक्षण या सामान्य ज्ञान। देखिए 3 चीजें इसमें जोड़ दी गई हैं। ठीक है, अब वहीं पर ही दूसरा जो भाग है, दूसरे भाग में क्या दिया गया है, इसमें जिस विषय से आपने सहायक अध्यापक के लिए जो पद से जो आवेदन कर रहे हो उस विषय में आपके 50 अंक की ये परीक्षा होगी। अब देखिए जो LT का जो विज्ञापन आएगा उसमें सिलेबस बहुत तरीके से चेंज होगा। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए ये है कि भैया अब इसमें सिलेबस कैसे तैयार करें। अब सिलेबस की जद्दोजहद यहाँ पर रहने वाली है। जब जद्दोजहद की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें आप एक चीज ये देखोगे कि आपका जो सब्जेक्ट है, अब 50 नंबर का सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में कितना ये सिलेबस देते हैं। अगर लेक्चरर की तरह अगर दे देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टफ रह जाएगा कि अगर अभी जो आपकी पांच जो इकाइयाँ हैं, अगर मैं ड्राइंग सब्जेक्ट की करूँ या अन्य सब्जेक्टों की 4-5 इकाइयाँ हर सब्जेक्ट में, अगर वो उन इकाइयों के आधार पर अगर होता है तो ये लेके चलिए आपके पास अब भवसागर है। भवसागर की किस बूंद से कहाँ पर से कौन सा प्रश्न उठा के आपके सामने दे दिया जाता है, ये कहने वाली बात होगी। अब
एलटी का जो पेपर है वो निकालना अब बहुत ज्यादा टफ हो गया है। मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा प्रदर्शन अपने सब्जेक्ट में कर देता है तो 50 में से अगर 50 नंबर ले आता है, क्या 50 में से 50 आपकी कट ऑफ थोड़ा गिरेगी? ठीक है, आपको जो ज्यादा फोकस रखना है आप दोनों सब्जेक्ट में ध्यान है, आपकी सब्जेक्ट भी ज्यादा पकड़ होनी चाहिए। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, सर्वप्रथम आपका तर्क शक्ति। ठीक है, तर्क शक्ति संबंधित जो प्रश्न होते हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, या पूर्व दिशा की कोई जा रहा है तो ये यहाँ का मुंह किया है तो वो कहाँ पर है, एक रेल इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच रही तो यहाँ पर कितने बजे थे, तो वो तर्क वितर्क वाले जो प्रश्न हैं तो वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ यूपीएससी की जो बच्चे तैयारी करते हैं, यूपीएससी में भी तर्क संबंधित प्रश्न आते हैं तो वो बहुत ज्यादा टफ रहते हैं। अलग अलग स्टेट लेवल की जो पीसीएस की पेपर होते हैं तो उसमें भी पूछे जाते हैं, आपने दिए भी होंगे समूह में। ठीक है, और साथ ही अगर बात करूं वहां पर अगर सीडीपी की बात करूं, सीडीपी आप कहां से आ जाए, कौन सी शिक्षण अभिवृत्ति आ जाती है या आपके कहें संप्रेषण से आ जाता है, कहां से आ जाता है न जाने, पूछा नहीं जा सकता। ठीक है, उसके लिए आयोग ने सिलेबस तैयार किया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। अब सामान्य ज्ञान तो इतना ज्यादा है कि पूछो मत, वहां पर करंट अफेयर्स भी है, आपके हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये तमाम चीजें हैं। उसके बाद आपके जितने भी मान लीजिए समसामयिक की घटनाएं हैं, वर्तमान समय में क्या घटित हो रहा है। अगर मान लीजिए उत्तराखंड की ये भर्ती परीक्षा है तो निश्चित रूप में ये लेके चलिए कि सामान्य ज्ञान में आपके 4 से 5 प्रश्न जो होंगे वो आपके उत्तराखंड से निश्चित रूप से पूछे जाने ही जाने हैं, ये तय है। अगर आप इसे मानो या ना मानो तो ये लेके चलो कि उत्तराखंड से भी आपके क्वेश्चन है, आपको उत्तराखंड भी देखना है, सब कुछ देखना है। अभी मैं देख रहा था कोई बच्चे कह रहे थे कि भैया इसके लिए आंदोलन करना पड़े। भैया तुम किस चीज के लिए आंदोलन करोगे? अब यहाँ पर बड़ी मुश्किलों से तो भर्ती निकल रही है, आप कह रहे हो आंदोलन क्या है? ये जो सरकार द्वारा जो ये संशोधन किया गया है अनुच्छेद 309 के आधार पर जो किया गया है, तो उसमें राज्यपाल द्वारा जो भी शक्तियां उसका प्रयोग करके हुए उत्तराखंड अधिनियम से इसमें कह रहा है, देखिए ये कह रहा है राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 को द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड अधिनियम जो उत्तराखंड अधिनियम से शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में समय समय पर यहाँ पर संशोधन करते हैं। अग्रतर जो संशोधन की दृष्टि से ये निम्नलिखित चीजें की गई हैं। तो ये अब हड़ताल करो, कुछ भी करो, कोई भी संशोधन नहीं होना है। जितना भी आप लोग कह रहे हो कि कुछ बच्चे कहते हैं हड़ताल करो, भैया जो तुम हड़ताल पर अपना जो ध्यान दे रहे हो ना कि मैं हड़ताल करूंगा ये करूँ, इतना तुम पढ़ने में ध्यान लगा लो, अपने नोट से बनाओ। पढ़ने के लिए आप अंडरग्राउंड हो जाओ ना। ये सोच लो कि दीन दुनिया से तुम मर गए हो, तुम लोग दुनिया के लिए आप मर गए हो, डेड हो चुके हो अच्छी तरह से, लोगों को पता नहीं कि आप हो या नहीं हो। आप इतनी गहन तरीके से अध्ययन करो जहां पर जिस साथी के साथ जब आप उभर के समक्ष आओगे तो दुनिया आपको सलाम ये ठोकेगी कि हाँ आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। तो निश्चित रूप में ये लेके चलिए कि आपको अभी से ही जुड़ जाना है। भर्ती प्रतिक्रिया कभी भी आ सकती है। अब आपके पास बहुत बड़ा भवसागर जैसा क्या है, आपके पास सिलेबस है। तो इस सिलेबस को करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी होगी। मेहनत ही सबसे बड़ी चीज है। जिसने मेहनत करी वही निकलेगा, बिना मेहनत करने वाला बच्चा नहीं निकलेगा, इतना ध्यान है। इसमें एलटी की भर्ती में क्या होता है, विशेषकर भीड़ लगाने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें पढ़ने वाले कुछ ही होते हैं जो जिनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, अगर उनको 5000 लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें से 3000 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ इंजॉय के लिए फॉर्म, कभी पढ़ते हैं कभी मन नहीं करता है कोई। उसमें से 2000 जो बच्चे होंगे वो बहुत ही ज्यादा सिंसियर तौर पे पढ़ते हैं, रात दिन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपनी मंजिल प्राप्त करनी होती है। तो भीड़ से बिल्कुल भी मत डरिए। जो आंदोलन की बात कर रहे हैं उसमें आप फोकस रखिए, मुझे किस प्रकार से इस भर्ती को क्रैक करना है, तो इसकी रणनीति बनाइए। और इस रणनीति में अगर आपको मेरी जरूरत होगी तो मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए नहीं, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।